शांति देहम, ओम शांति देहम। जय 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 जय। आज मैं आप सबके साथ जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं, वह विषय केवल विषय नहीं है, एक सत्य है। एक ऐसा सत्य जो समस्त मानव जाति के जीवन में ज्ञान का प्रकाश डाल सकता है। कल्पना कीजिए, रात का समय है, आप गाड़ी चला रहे हो और आप देखते हो कि आपके सिग्नल की बत्ती लाल हो गई और देखते हो कि सिग्नल पर तो कोई भी ट्रैफिक हवलदार नहीं है और सोचते हो कौन देखने वाला है, तोड़ देते हैं सिग्नल, किंतु आपका आभास होता है वो गलत है और आप अपने आप को गलती करने से रोकते हो। इसी को कहते हैं संयम। पशु और मानव के बीच का एकमात्र अंतर, हमें संयम का एक वरदान मिला है। इस संयम के विषय में मैं आप सबसे और भी चर्चा करूंगा, किंतु अगले डिस्कशन में। प्रार्थना का समय हो चला। जय 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 जय। चलो। प्रज्ञा, कैसी हो तुम? तुम्हारी बोली सुधरी कि नहीं? जी गुरुजी, पहले से कम हो जाती है। प्रज्ञा, भूतकाल को भूल जाओ। Forget the past. Live in the present. लगता है तुम्हारे साथ एक सेशन और करना होगा। मेरे झील किनारे वाले आउट हाउस में आज रात को 10 बजे आ जाना। गुरुजी, बात दरअसल ये कि प्रज्ञा आनी। तुम कब से प्रज्ञा के वकील बन गए? उसे बोलने नहीं दोगी तो उसका खोया हुआ आत्मविश्वास कैसे लौटेगा? बोलो प्रज्ञा। I mean, गुरुजी, वो मैं आज नहीं आ पाऊंगी। मेरी बहन आई है भोपाल से। ओह, रीचा आई है? जी। ये तो और भी अच्छी बात है। तुम दोनों बहनों के विवाद को मिटाने का इससे बड़ा अवसर मुझे नहीं मिलेगा। उसे भी अपने साथ ले आना। जय 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 जय।
दो। आप? इंस्पेक्टर, इसने मारा स्वामी जी को। क्या क्या बोल रहे तुम लोग? इसके कपड़े पे तो खून था। चलिए हटिए आप जरा, हटिए प्लीज। विक्रम, सावंत, पूरे घर की तलाशी लो। रीता, बेडरूम देखो। वर्क एक्ट्रेस प्रज्ञा पारेख के दुखों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है। एक बॉलीवुड हिट देने के बाद उनकी फ्लॉप की लाइन बढ़ती चली गई और फिर उन्हें काम मिलना बंद हो गया। लेकिन इसी दौरान उनकी शादी हुई एक बिजनेसमैन निरंजन वर्मा से। लेकिन उनके जुल्म और उनके अब्यूज से परेशान होकर ये शादी 2 सालों में ही टूट गई। टूटा घर, टूटा करियर और टूटा दिल। इसी वजह से प्रज्ञा को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और फिर प्रज्ञा ने अपनाया एक बहुत ही स्पिरिचुअल पाथ, स्वामी सत्यानंद की भक्त बनके। सबको लगा प्रज्ञा अब संभल गई, लेकिन अफसोस, प्रज्ञा की जान जिसने बचाई उसी को प्रज्ञा ने मौत के घाट उतारा। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी और ऐसी क्या दुश्मनी थी प्रज्ञा की अपने ही गुरु सत्यानंद से, ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। बेकसूर है सर, इनोसेंट है वो। काम डाउन प्रतीक। टेबल तोड़ दोगे तो कारपेंटर के सिवा और किसी का फायदा नहीं होने वाला। I'm sorry सर, लेकिन प्रज्ञा को लेकर मैं बहुत ही इमोशनल और पॉजेसिव हो जाता हूँ। कॉलेज के दिनों में अगर उसे कोई गलत नजर से भी देख लेता था तो मैं और यहाँ मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो मुझे बताओ प्रतीक कि अंततः क्यों प्रज्ञा ने स्वामी सत्यानंद का आरोप अपने सर लिया? अरे अपनी उस साइको बहन को बचाने के लिए। बिलीव मी सर, सत्यानंद को ऋचा नहीं मारा है। ऋचा? प्रज्ञा की बड़ी बहन, भोपाल कॉलेज में हमारी सीनियर थी सर, 1 नंबर की बुली थी वो। प्रज्ञा को हमेशा अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखती थी। बिना उसकी इजाजत के तो प्रज्ञा कुछ नहीं कर सकती थी सर। Really? Interesting. तो इस समय वो कहाँ है? और फरार है। कत्ल के दिन भोपाल से यहाँ आई थी, तब से उसका कोई पता नहीं। Interesting. प्रज्ञा, तुम क्यों शहीद होना चाहती हो? बंद करो ये सब। बताओ मिस्टर पाठक को कि तुमने सत्यानंद को नहीं मारा है। मैं नहीं मारा है। तुमने मारा? कैसे? नेल गन से हमला करके। नेल गन से हमला करके? जी। राइट। ऐसा ही था नील गन? जी। लीजिए लीजिए लीजिए।
और ये लीजिए नील्स। अब जरा भरिए इनमें। क्या बात, लोड करना नहीं आता आपको? केडी, हार्डवेयर वाला भी तो कीलें लोड करके दे सकता है ना? राइट राठौर, कीले तो हार्डवेयर वाला भी लोड करके दे सकता है। तो चलिए ये समझ लेते हैं कि मैं हार्डवेयर वाला हूं और मैंने ये कीले को लोड करके दी। अब चलाइए, मुझ पर चलाइए। सर आप ये चलिए मुझ पर, सामने चलाइए, सामने की ओर। संभाल के ऐसे अगर चल गया तो कीला आप ही को लग जाएगा। आइए मुझे दे दीजिए। थैंक यू। अद्भुत बात है कि आपको नेल गन चलाना नहीं आता, एक भी नेल आप चला नहीं पाए, लेकिन सदानंद जी के देह पर 35 हमले हुए थे। ये कैसे कर लिया आपने? ऋचा दीदी ने कुछ नहीं किया। प्लीज उन्हें कुछ मत करना। कुछ नहीं किया उन्होंने। प्रज्ञा, तुम अपनी बहन का गुनाह अपने सर नहीं ले सकती। दे सकती हूँ मैं, क्यों ना लूं? सुनो राठौर, इनकी बहन ऋचा को ढूंढना पड़ेगा। अब एक बहन को बचाना है तो दूसरी को तो ढूंढना ही पड़ेगा। दुआ करो मिल जाए। मिल जाएगी। प्लीज बी सीटेड। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, वैसे तो एज अ प्रोसिक्यूटर सबसे पहले मुझे केस बयां करना चाहिए, लेकिन सोचा कि मुझे भी थोड़ा चेंज मिलेगा। हर बार बैटिंग करके जीतने से बेटर है इस बार रन चेज करके देखते हैं कैसा लगता है। तो क्यों ना हम मिस्टर केडी पाठक को रिक्वेस्ट करें कि वो आपके सामने पहले अपना केस प्रेजेंट करें कि क्यों उन्हें लगता है कि उनकी मुवक्किल प्रज्ञा पारेख निर्दोष है। मिस्टर केडी पाठक। मिस कुठारे, सर्वप्रथम तो मैं आभारी हूं जो आपने मुझे यह सुनहरा अवसर प्रदान किया। द्वितीय बात यह है कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप जो रन चेज करने वाली हैं तो मैं बहुत बड़ी संख्या वहां स्कोर बोर्ड पर लगाऊं। अब आप खड़ी क्यों हैं? विराजिए। योर ऑनर, ये चित्र है दो बहनों की, प्रज्ञा और इनकी बड़ी बहन ऋचा, जो इनसे आयु में 2 साल बड़ी है। उस दिन योर ऑनर स्वामी सत्यानंद से भेंट करने ये दोनों उनके आश्रम में पहुंची। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी सर, मैं और दी रिक्शा से गए थे। तो इस तरह जाती है अपने स्वामी से मिलने अकेले, और वो भी रात में? ऐसी बात नहीं। मैं
कुछ गलत नहीं कर रही। अच्छा, तू मुझे सिखाएगी कि क्या सही और क्या गलत है? तुझे दिखाई नहीं देता है? भेड़िया है वो बाबा के रूप में, तू उसका अगला शिकार है। नहीं दीदी, अब ऐसे चुप! मुझे कुछ नहीं सुनना इस बारे में, समझी? दिखाई नहीं देता ना समझ आता है तुझे? ये लो। 1000 का नोट? मैडम रिक्शा चलाते हैं, प्लेन नहीं। छुट्टा दीजिए। सुबह से लेकर रात तक तेरा इतना भी धंधा नहीं हुआ तो बंद कर दे धंधा, समझा? और जाकर भीख मांग। क्या बकवास कर रही हैं आप? दीदी अब ये क्या कर रही हो? भैया आगे एक पान का दुकान है, आप वहाँ चलो, मैं छुट्टा लेके आती हूँ। आप यहीं रुको, मैं छुट्टा लेके आती हूँ, ठीक है? चलो भैया, मैं आती हूँ। रात के 10:30 बज चुके थे तो और हमें चेंज नहीं मिल रहा था, तो मैं मेन रोड पे गई, वहाँ से छुट्टा लेके आई, और जब 15 मिनट बाद लौटी तो देखा कि दीदी नहीं थी। रिचा दी कहाँ चली गई? रिचा दी? स्वामी जी, ये क्या हो गया स्वामी जी? किससे किया स्वामी जी? तुम्हारी बहन ने। बहन? रिचा? स्वामी जी, वो नेल गन मेरी थी। मुझे लगा कि रिचा दीदी ने सब कुछ किया, इसलिए मैं वहाँ से उठाकर भाग गई। शायद चिन्मय जी ने मुझे देख लिया था। मैं घर जाके उन कपड़ों को जला रही थी और नेल गन को फेंका, लेकिन सर मैं मानती हूँ कि मैंने सबूत मिटा के बहुत गलत किया, लेकिन मुझे कुछ सूझा ही नहीं सिवाय इसके कि मुझे कैसे भी करके दीदी को बचाना है। शांत, कृपया अदालत को बताओ कि इस समय तुम्हारी दीदी कहाँ है? पता नहीं सर, जब घर में वापस गई तो उसका सूटकेस भी नहीं था। योर ऑनर, प्रज्ञा से पहले रीचा का वहां पहुंचना और हत्या के पश्चात अचानक अकस्मात उसका वहां से लापता हो जाना, इससे शंका पैदा होती है योर ऑनर कि रीचा का इस हत्याकांड से कोई न कोई संबंध अवश्य है। क्या पुलिस रीचा को ढूंढ पाई है? दुर्भाग्यवश अब तक नहीं योर ऑनर, किंतु इस विषय की छानबीन करने के लिए पुलिस टीम समेत इंस्पेक्टर राठौर भोपाल गए। रिचा पारिक का घर यही है? मैं इंस्पेक्टर राठौर, मुंबई क्राइम ब्रांच। जी था। 1 साल पहले उन्होंने ये घर हमें बेच दिया। उनका कोई नया ठिकाना? नहीं पता, बस वो यही कह रही थी कि सब कुछ बेच बाच कर कहीं दूर जा रही हैं। केडी सर, मैं कुछ कहूँ? हो सकता है कि रिचा दी के आने से पहले स्वामी जी को किसी ने मार दिया हो और वो मेरी तरह घबरा के भाग गई हो। घबरा गई और भाग गई, ये कह रही हैं आप कि वो घबरा गई और भाग गई, और ऐसे भाग गई कि आश्रम से ही नहीं मोरिया बिस्तर सामान लेके शहर से ही चली गई। हे लाई भारिया मला हम सब यहाँ मौजूद लोग आपको बेवकूफ लग रहे हैं। आप ये साबित करना चाहती हैं कि खून जो है वो आपने नहीं किया, आप निर्दोष है, बहन जो है उसने सब कुछ किया है। नहीं, मैं तो बस वही बोली जो मैंने देखा है। देखा ये कह रही है इन्होंने जो कुछ भी देखा, लेकिन क्या आपने जो देखा वो औरों ने देखा? यही साबित
करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मेरे सबसे पहले चश्मदीद गवाह स्वामी सत्यानंद जी के चेले चिन्मय जी को। मैं स्वामी जी के आश्रम के बाहर ही था और वहां मैंने सिर्फ मिस प्रज्ञा को बाहर आते हुए देखा, इनकी बहन को नहीं। और जहां तक मुझे समझ में आता है कि वहां अकेले ही गई थी। नो सर। अरे चिन्मय जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बात आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं? क्योंकि सर मैं पूरे समय वहीं पर था, ठीक स्वामी जी के दरवाजे से 20 कदम की दूरी पर। अच्छा, स्वामी जी के द्वार से 20 कदम की दूरी पर। अरे मिस कोठारे, आपकी कुर्सी तो 4 कदम की दूरी पर है, आप विराजिए ना, क्यों कष्ट कर रही हैं? हाँ तो कहाँ थे आप? हाँ 20 कदम की दूरी पर बागीचे में, जहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं आता। वो क्या है, मेरी सहायिका कह रही थी मुझसे कि उन्होंने प्रयत्न किया था वहीं से मुझे फोन करने का, तो मोबाइल पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। सर वो क्या है कि हमारे स्वामी जी ने उस ध्यान केंद्र को मोबाइल फ्री किया हुआ है, इसलिए वहाँ नेटवर्क नहीं आता है। वाह क्या बात है, क्या बात है। तो आपका जो मोबाइल फोन है वो तो बहुत ही अनूठा और अनोखा होगा, क्योंकि आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क आता है वहां जहां किसी के मोबाइल फोन पर नेटवर्क नहीं आता। मुझे कैसे पता, सोच रहे होंगे आप। ये देखिए, आपके मोबाइल फोन की सूची है मेरे पास, जो कहती है कि उस रात 9:55 से लेकर के पूरे 14 मिनट तक, 10:09 तक आपका दिल्ली का नंबर है। दिल्ली में किसी मित्र से वार्तालाप कर रहे थे, तो आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क कैसे आ गया? वो एक्चुअली मैं उस दौरान बगीचे के दूसरे कोने में जाकर बात कर रहा था। नहीं, दूसरी तरफ मतलब कहाँ? साइड में, थोड़ा बगीचे से आगे जाकर। थोड़ा बगीचे से आगे जाकर मतलब बगीचे से दूर जाकर? हाँ वहाँ नेटवर्क, मतलब वहां नहीं थे आप, बगीचे में नहीं थे, गुरु जी के द्वार के 20 कदम पर आप नहीं थे, जिसका अर्थ यह होता है कि जो 14 मिनट आप नहीं थे, आपने देखा नहीं कि कौन आया कौन गया। संभव है कि इस समय में रीचा अंदर गई हो और आपके लौटने से पहले ही वो वहां से बाहर निकल गई हो। संभव है या नहीं? संभव है या नहीं? हो सकता है। हो सकता है। और क्षमा चाहता हूं, आपसे ऊंचे स्वर में बात किया। मिस्टर केडी पाठक को और सबूत चाहिए ये जानने के लिए कि प्रज्ञा अकेली गई थी या नहीं, तो आपको नाराज नहीं करेंगे मिस्टर पाठक? मैं सबूत देती हूँ आपको। योर ऑनर, मेरे पास एक और अहम गवाह है जो ये बात साबित कर सकता है कि प्रज्ञा वहां पर अकेली थी। बुलाना चाहूंगी, इजाजत चाहिए। इजाजत है। योर ऑनर, ये रामाधीर यादव हैं और ये रिक्शा चलाते हैं। इन्होंने ही इन दोनों बहनों को उस रात आश्रम छोड़ा था अपनी रिक्शा में। आप पहचानती है इन्हें? गौर से देखिए। शायद मैंने What do you mean शायद? मैं क्या पागल हूँ जो ये कह रही हूँ? ये रिक्शा वाला जो आपको लेकर गया था, मैंने इससे पूछा आपसे पहचानती है या नहीं? उतना जवाब दीजिए। I object, Your Honor. Prosecution is badgering my witness. Objection overruled. मैडम जी, हमको अच्छी तरह याद है, उस रात ये मैडम ने हमारा रिक्शा मलार डेवरशाइन नगर से पकड़ा था। उसके बाद ये स्वामी सत्यानंद के आश्रम में चली गई। 135 रुपया भाड़ा बना था और 1000 रुपया का नोट दिया था हमको। रामाधीर, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। चलिए अब इसी अच्छी याददाश्त के सहारे आप मुझे बताइए कि ये मैडम जो है, ये सामने खड़ी है, इनका नाम है प्रज्ञा, जो आपकी रिक्शा में बैठी थी, उस रात इनके साथ रिक्शा में और कौन था? कोई नहीं था। रामाधीर, ऐसे बिना सोचे समझे मत बोलो, ध्यान से देखो। मैडम ये अकेली थी, कोई भी नहीं था। नो सर, ये झूठ बोल रहे। ये किसके साथ मिला? मैं अकेले नहीं थी, दीदी थी मेरे साथ। मैं सच बोल रही हूँ। झूठ हम नहीं, झूठ आप बोल रही हैं मैडम। मैडम ये बिल्कुल अकेली थी और रास्ते भर मन ही मन में अपने आप से पता नहीं कुछ भी बतियाती जा रही थी। ये लो। 1000 का नोट? मैडम रिक्शा चलाते हैं, प्लेन नहीं। छुट्टा दीजिए। अब इतनी रात को छुट्टा कहाँ से लाऊं? ऐसा करो, रख लो। अब आप ही बोलिए साहब, 150 रुपए किराए के लिए कोई आपको 1000 रुपया देगा तो आप उससे भूलेंगे? और वो भी जब आपकी आमदनी बड़ी मुश्किल से 1000-1200 रुपया होती है। हमने भी सोचा ठीक है, आज का टारगेट तो मैडम ने पूरा करा ही दिया, इसलिए आराम से हम आश्रम के बाहर
पांव पसार कर सो गए, इस उम्मीद से कि इस दानवीर आश्रम में कोई दूसरा दानवीर तो मिलेगा। और फिर 15 मिनट बाद मैडम, खून खून खून। फिर हम भी घबरा गए। हम तो वहां तक तुरंत सड़क लिए, लेकिन हम आपसे फिर कहेंगे उस रात ये बिल्कुल अकेली थी, इनके साथ में कोई नहीं था। नो सर, मैं अकेले नहीं थी, रिचा दीदी भी थी, मैं अकेले नहीं थी सर। एक मिनट। ये आप स्वयं अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं कथन देने या किसी के कहने पर यहाँ? जी, जो वहाँ बैठे हैं ना वो चिन्मय जी। हाँ जी, उन्होंने हमारे रिक्शा का नंबर नोट कर लिया और उन्होंने ही हमें ढूंढा और फिर बोले अदालत में जाके गवाही देने को। क्या हुआ मिस्टर पाठक, आपका पूरा केस तो एक ही खंबे पर खड़ा था कि स्वामी सत्यानंद जी को प्रज्ञा ने नहीं, उसकी बहन ऋचा ने मारा था। अब तो साबित हो गया ना योर ऑनर कि कोई बहन है ही नहीं, देयर इज नो सिस्टर। मिस्टर पाठक। जी योर ऑनर। 2 चश्मदीद गवाहों के बयान के मुताबिक उस रात आपकी क्लाइंट वहां अकेली गई थी। क्या आप चाहते हैं कि अदालत उनकी गवाही को झुठला के आपके क्लाइंट की बात माने? या तो आप अपनी बात साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश कीजिए या फिर फैसले का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। सर ये सब उस चिन्मय का ही खेल है। उसी ने रिक्शा वाले को अपना बयान बदलने के लिए कहा होगा। 1 नंबर का कमीना है सर, आप उसे जानते नहीं हैं। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं उसका हलक में हाथ डाल के उसकी जान में। प्रतीक, It's a little expensive, if you don't mind. प्रतीक, इस प्रकार से क्रोध व्यक्त करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। शांत हो जाओ, बैठो। सर बट बैठो। सर अगर आपको मैं इतना गुस्से वाला लगता हूं ना, तब आप इंतजार कीजिए जब आप प्रज्ञा की बहन ऋचा से मिलेंगे। उस दिन सुबह जब मैं प्रज्ञा को स्वामी सत्यानंद के प्रवचन पर ले जाने के लिए उसके घर गया था तो प्रज्ञा, तुझे बिल्कुल अकल नहीं है। तू हर किसी पर बिलीव कर लेती है। दुनियादारी क्या होती है तुझे मैं कैसे समझाऊं? अरे सुन तो मेरी बात। क्या हो रहा था? उस बाबा के पता नहीं, मैं तो किचन में काम कर रही थी, अचानक इतनी आवाजें आने लगी। मैं नहा के निकली तो बाप रे इतनी आवाजें। ऐसी बात नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। चुप, एकदम चुप, डफर कहीं की। वो भेड़िया तेरा फायदा उठा रहा है और तुझे मजा आ रहा है। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वो चुप, नहीं सुनेगी तू। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा। 1 लपड़ मारूंगी। सर ऋचा 1 नंबर की साइको है, वो कुछ भी कर सकती है। नहीं, एक बात समझाओ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऋचा कभी स्वामी सत्यानंद जी से मिली ही नहीं, दोनों की भेंट कभी हुई नहीं। फिर दोनों के बीच कैसा क्लेश? सर एक्चुअली अगर ये रिचा मिल जाए ना एक बार, ये पूरा केस सुलझ जाएगा। रिचा ने इंटरनेट से लश्कर एक्सप्रेस का भोपाल टू मुंबई का ट्रेन टिकट बुक किया। जिस रात मर्डर हुआ उसकी सुबह वो मुंबई आ गई थी उसी ट्रेन से। कहाँ गए वो? फेसबुक, सोशल मीडिया सब बंद। घर उसकी कोई दोस्त, कोई फैमिली? फैमिली में तो 2 ही बहनें थी, लेकिन यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रायसेन में उसकी एक सहेली का पता मिला है। रायसेन? सर पिछले 1 साल से मेरा क्या, हमारे किसी भी दोस्त के साथ ऋचा का कोई कांटेक्ट नहीं है। 1 साल बहुत लंबा समय होता है। कहाँ है वो? जी अपनी लाइफ से परेशान होकर उसने बुद्धिज्म अपना लिया था और नया नाम और नया धर्म लेकर वो नेपाल चली गई नई लाइफ की शुरुआत करने। उसके बाद से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है किसी से। नेपाल में कहाँ है वो? कोई आइडिया, कोई कांटेक्ट? उसकी एक लैंडलेडी थी मिसेस वानचुक, उसका कांटेक्ट है मेरे पास। केडी पाठक, पुलिस से कहिए मुझे ढूंढना बंद करे। मिस्टर पाठक, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। कौन? ऋचा? हाँ,
ऋचा बोल रही हूँ। और इस नंबर को ट्रेस करने की फिजूल गलती मत करना। मैं इस सिम को फेंक दूंगी। मेरी बहन बेकसूर है और मैं भी। देखो ऋचा, ये जानकारी मुझे फोन पर देकर कोई लाभ नहीं होने वाला। मुझे लगता है तुम्हें पुलिस से नहीं, पुलिस मेरा यकीन नहीं करेगी। उल्टा वो मुझे भी प्रज्ञा के साथ जेल में डाल देगी। और अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं ऋचा देखो, इस तरह उत्तेजित होने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम सामने आओ। तुम्हारी गवाही तुम्हारी बहन की जिंदगी बचा सकती है। समझ रही हो तुम? मेरी गवाही? तो सुनो, वर्सोवा में चिन्मय का फ्लैट है। वहाँ एक लाल डायरी मिलेगी आपको। उसमें चिन्मय के खिलाफ सारे सबूत हैं। हाँ, लेकिन ये बात तुम कैसे जान? ऋचा, देखा सर, देखा आपने? मैंने कहा था ना, चिन्मय ही है वो। उसी ने प्रज्ञा को फंसाया है। यस सर। हाय, चिन्मय भैया है? बहुत गर्मी है, थोड़ा पानी दे देगी प्लीज? वो तो बाहर है, लेकिन मैडम आप कौन? तूने पहचाना नहीं मुझे? रमोना, आगरा की कजिन उनकी। अच्छा छोड़, जाने दे, थोड़ा पानी दे दे प्लीज। जी। पानी का काम पानी करेगा। हो गया तेरा? हाँ जी, बस मैं अभी निकलने वाली थी अगले घर। हाँ तो जा, नो प्रॉब्लम। भैया आ जाएंगे, मैं हूँ यहाँ पे। जी ठीक है। हाँ, चाबी मिल गई है तुम्हें? क्योंकि बैंक ब्रोकर से वो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अधीरा, यस सर। मिल गया। वो जो मैं तुमसे कह रहा था, 1947 का जो केस था। Sorry, excuse me. So are you fine? Yeah, I'm fine. लेकिन तुम फाइन नहीं होगी अगर इन्वेस्टिगेशन करने गई और इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। तुम यहाँ? ये डायरी तुम्हारे पास? इसे मुझे दो इसे मुझे।
हेलो, मिसेस वांगचुक, बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर राठौड़, मुंबई क्राइम ब्रांच। आपके घर में रिचा नाम की लड़की रहती है, जिसने अपना नाम बदल के जयंता कर लिया है। जयंता? हाँ हाँ, वो मेरे साथ ही रहती थी। वेरी नाइस गर्ल। अभी कहाँ है वो? पिछले कुछ दिनों में उसने कांटेक्ट किया है आपसे? योर ऑनर, ये लाल पुस्तक मेरी सहायिका ने स्वर्गीय श्री सत्यानंद जी के चेले चिन्मय जी के घर से प्राप्त की। इसमें सत्यानंद जी के हाथों लिखी उनके स्विस बैंक अकाउंट्स का काला चिट्ठा है। योर ऑनर, योर ऑनर, इस पुस्तक से यह स्पष्ट होता है कि सत्यानंद जी केवल मोक्ष की राह पर नहीं, मोह की राह पर भी चल रहे थे और उनके साथ कई शक्तिशाली राजनेता और उद्योगपति भी जुड़े थे। ओके ना, स्टॉप मिस्टर पाठक, स्टॉप इट। सॉरी मैंने इस तरह से आपको कट किया, लेकिन मुझे पता है कि अगले 10 मिनट में आप क्या करने वाले हैं। क्या 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 बताइए। ये जो स्वर्गीय स्वामी सत्यानंद जी का मर्डर केस चल रहा है ना, केडी पाठक इसको स्वामी सत्यानंद जी के करप्शन केस में तब्दील कर देंगे और कोर्ट के सामने कोई धांसू सा लाए भारी स्कैम लेकर आके कोर्ट को गुमराह करेंगे। लेकिन केडी पाठक, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी आपको। पर आप विचलित क्यों हो रही है? इस डायरी में आपका नाम तो है ना, होता तो भी केस से कनेक्टेड नहीं है ना। केस क्या है? ये दोनों बहनें रिचा और प्रज्ञा स्वामी सत्यानंद जी के आश्रम में एक साथ गई थी, लेकिन पिछली अदालत में क्या साबित किया मैंने कि देयर इज नो सिस्टर, बहन नहीं ना। यही रिचा दीदी थी मेरे साथ, सच थी। मैं अकेले नहीं थी सर। रिलैक्स मिस प्रज्ञा, प्लीज काम डाउन। मिस स्मृति, आपको मिस रिचा का कुछ पता चला है? योर ऑनर, हमारे काबिल इंस्पेक्टर राठौड़ रिचा को ढूंढने में कामयाब हो गए। मुश्किल काम था, मुश्किल इसलिए था क्योंकि रिचा ने ना ही अपना देश बल्कि अपना नाम भी बदल दिया था, तो ढूंढने में थोड़ी इनको मुश्किल हो गई, लेकिन ढूंढ निकाला हमारे इंस्पेक्टर साहब ने। और रिचा, ये देखिए, ये है मिस रिचा। प्रज्ञा जी, क्या ये आपकी बहन है? हाँ, ये मेरी दी है, लेकिन वो कहाँ है? आई एम सॉरी, लेकिन अब जो भी है बस यही है। आई एम सॉरी, एक्चुअली हमें ये तस्वीर ऐसे दिखानी चाहिए थी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर साहिबा मेरी मुवक्किल की भावनाओं का मजाक उड़ा रही है। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा तो नहीं है, जो सच है वो बता रही हूँ मिस्टर केडी पाठक। जी हाँ योर ऑनर, 10 महीने पहले अन्नपूर्णा पहाड़ी के माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन के दौरान मिस रिचा को गहरा फ्रॉस्ट बाइट हुआ था और इसी वजह से उन्हें काठमांडू के शंभुनाथ हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया था। 2 अगस्त 2015 को मिस रिचा की इसी फ्रॉस्ट बाइट की वजह से मौत हो गई। ये है उसका डेथ सर्टिफिकेट योर ऑनर। मिस रिचा इस दुनिया में अब नहीं है, शी इज डेड, DEAD, डेड। नो सर, दीदी मान नहीं सकते, वो मेरे साथ यकीन माने, वो जब रिचा जिंदा ही नहीं है तो वो मुंबई कैसे आ सकती है? आश्रम कैसे जा सकती है? तुम अकेली गई थी वहां प्रज्ञा, सच बोलो, गई थी या नहीं? नहीं सर, रिचा दीदी भी मेरे साथ थी। झूठ मत बोलो प्रज्ञा, मैं जानता हूं कि तुम अकेली गई थी। कहां जा प्रज्ञा? बात कर रहा हूं मैं तुमसे, आई एम टॉकिंग टू यू। प्रज्ञा, तुम भी धोखा खा गए केडी पाठक। अचानक तुम्हें क्या हो गया प्रज्ञा? मैं प्रज्ञा नहीं, रिचा हूँ और मेरी बहन बेकसूर है।
वो डरपोक को तो एक मच्छर मारना नहीं आता और तुम्हें लगता है कि उसने उस स्वामी को मारा है? अगर तुम लोगों की वजह से उसे कुछ हुआ ना तो मैं मार दूंगी तुम्हें, मैं मार दूंगी तुम्हें, मार दूंगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? You okay? सर मैं अचानक क्या हो गया तुम्हें? तुम कहने लगी मैं प्रज्ञा नहीं रीचा हूँ। सर मैं ऋचा दी कैसे बन सकती हूँ? आप लोग मुझ से मैंने सुना कि ऋचा दी मर गई है। इस लड़की के केस के चक्कर में केडी ने एक बड़ा काम जरूर कर दिया। इस डायरी में ऐसे ऐसे लोगों के नाम हैं कि स्वामी सत्यानंद का सत्य बाहर आ जाएगा। सावंत, चिन्मय ने इस डायरी के बारे में मुंह खोला? नहीं सर, अब तक तो नहीं। I think it is an extreme case of schizophrenia. एक मानसिकता में दो व्यक्तित्व, एक प्रज्ञा तो दूसरी उसकी बहन ऋचा। तो ठीक है ना, पूछिए इससे किसने मारा स्वामी को, इसने या ऋचा ने? राठौर प्लीज, जस्ट अ मिनट। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है कि प्रज्ञा को जब होश आया उसे याद नहीं था कि वो ऋचा बनी थी। वो इसलिए कि ऐसे केसेस में एक समय में एक जिस्म में एक ही व्यक्ति होता है और दूसरे को उसके बारे में उसके वहां होने का पता भी नहीं होता। अगर ये ऋचा बनकर कुछ करेगी तो प्रज्ञा को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। वैसे भी सजा एक को हो या दूसरी को, जेल तो यही जाएगी। सर ये क्या बोल रहे सर कि मैं ठीक नहीं हूँ? अपने 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 आप को ऋचा दीदी समझ रही हूँ। पता नहीं सर क्या हो रहा है मुझे, ये सब समझ में नहीं आ रहा है सर। प्रज्ञा, तुम्हें पहले कभी ऐसा दौरा पड़ा था? सर मुझे कैसे याद रहेगा? अगर पढ़ा भी होगा तो मैं कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ऋचा दीदी बन के स्वामी जी को मार दी? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती सर। मैंने जानबूझ कर नहीं मारा है सर, ये यकीन मानिए। मैंने जानबूझ कर नहीं, मुझे डरपोक कहीं की, जब देखो रोती रहती है। तेरी बहन जिंदा है अभी तुझ में, समझ में आया तुझे? जिंदा है। क्या मिस्टर पाठक, कैसे वकील हैं आप? मेरी बेकसूर बहन को बचा नहीं सकते? राठौड़, मेरी बहन को हथकड़ी लगाएगा तू? अबे साले, हिम्मत है तो मुझे लगा के दिखा। नाटक बंद कर। नाटक साले? प्रज्ञा, मैं ऋचा हूँ, प्रज्ञा नहीं जो तुझसे डर जाऊं। समझ में आया? मतलब ऋचा कभी थी ही नहीं? वो प्रज्ञा ही थी जो अपनी बहन बनकर उसकी आवाजें निकाल रही थी। राइट। तभी उस दिन किसी ने भी ऋचा को देखा नहीं, सिर्फ उसकी आवाज सुनी। आपको जैसा लग रहा है वो गलत। चुप! डफर कहीं की! बड़ा मजा आ रहा है ना तुझे उस कमीने के साथ जाने में? ये सोच रहा हूँ कि अगर ऋचा नहीं है तो वो लड़की कौन थी जिसने मुझे फोन किया?
केडी पाठक, पुलिस से कहिए मुझे ढूंढना बंद करे। मिस्टर पाठक, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। कौन? रीचा? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी सर। इट्स वेरी ऑब्वियस कि प्रज्ञा नहीं हो सकती बिकॉज प्रज्ञा उस दिन जेल में थी। सर, अब प्रज्ञा का क्या होगा? पता नहीं प्रतीक, बोलना कठिन है। सर्वप्रथम तो डॉक्टर की रिपोर्ट्स मुझे अदालत में प्रस्तुत करनी पड़ेगी। यह साबित करना पड़ेगा कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, प्ली फॉर इंसैनिटी। और फिर जज साहब पर निर्भर करेगा कि वो क्या सोचते हैं, सजा कम होती है या सजा माफ होती है। लेकिन एक बात तो तय है, चिकित्सा के लिए तो जाना ही पड़ेगा। इट्स एज गुड एज इम्प्रिजमेंट। लेकिन सर, मर्डर की वजह क्या थी? प्रज्ञा रिचा बनकर स्वामी सत्यानंद को क्यों मारेगी? वजह मैं जान गया हूं सर। मैं जान गया हूं कि प्रज्ञा ने सत्यानंद को क्यों मारा है। क्यों? देखा, अब मुंह खोला ना तूने। चल अब बता, इस डायरी का चक्कर क्या है? सर, वो मैं सब बताता हूँ आपको सर। मैं जो कुछ करता था स्वामी जी के कहने पर करता था, उन्हीं के कहने पर चलता सर। मैं सर उनके पास बहुत सा ब्लैक पैसा है, करोड़ों का, स्विस बैंक में। और सर, ये तो बस आधी इंफॉर्मेशन है, बाकी इंफॉर्मेशन तो उनके लॉकर में है। लेकिन वो सब ले गए। स्वामी जी के ध्यान कक्ष से चाबी चुराई उस लॉकर की। कौन ले गई? स्वामी सत्यानंद की पत्नी। स्वामी शादीशुदा था? जी। ये सब तो मुझे अभी बता रहे। सॉरी सर। सॉरी का क्या मतलब होता है? सर, मुझे लगा इससे प्रज्ञा का केस और बिगड़ जाएगा, इसीलिए। और प्रज्ञा भी शर्म के मारे नहीं चाहती थी कि मैं ये सब आपको बताऊं। रियली सॉरी सर। योर ऑनर, इन तस्वीरों को देखने के बाद और एसएमएस पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्गीय सत्यानंद जी और प्रज्ञा के बीच केवल गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं था, कुछ और भी था। ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। प्रज्ञा, जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना भी पाप है। अदालत को बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सर, स्वामी जी मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। ब्लैकमेल? किस बात को लेकर? सर, शुरू में मैं जनरली स्वामी जी से अट्रैक्ट हो गई थी, जिस दौरान उन्होंने मेरी कुछ ऐसी तस्वीरें खींची जिसकी वजह से मुझे उनके साथ, और वो चाहते थे कि मैं उनके मंत्री और बिजनेसमैन दोस्तों के साथ संबंध बना, और अगर ऐसा नहीं करती तो वो मेरी फोटो मीडिया में। वंडरफुल, सुपर। ओके, लेट मी अंडरस्टैंड कि स्वामी सत्यानंद अपने फायदे के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपने क्लाइंट बढ़ाने के लिए वगैरह वगैरह आपका नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, राइट? और जाहिर सी बात है कि आप इस दलदल से बाहर निकलना चाहती थी, करेक्ट? कम से कम हमें केस का मोटिव तो पता चला कि खून क्यों हुआ। तो मिस प्रज्ञा, स्वामी सत्यानंद जी के अत्याचारों से तंग आकर, परेशान होकर आपने डिसाइड कर लिया भाई बहुत हो गया, अब सहन नहीं होता, और आप ये सोचकर पहुंच गई स्वामी सत्यानंद जी के आउट हाउस के बाहर।
ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। ये आप कुछ भूल रही है ना क्या? कि हत्या इन्होंने नहीं की है, प्रज्ञा ने नहीं की है हत्या, इनकी बहन ऋचा ने हत्या की है। ऋचा जो मर चुकी है 10 महीने पहले, तो उसके भूत ने हत्या की? I mean, don't you think it's a bit too much? नहीं, ये जो आपकी टेढ़ी मेढ़ी बातें हैं ना मिस कोठारे, ये सब सीधी हो जाएंगी जब आप जीटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर पंत का कथन सुनेंगी। योर ऑनर, आपकी इजाजत हो? इजाजत है। आई थिंक इट्स अ केस ऑफ स्प्लिट पर्सनैलिटी। एक ही जिस्म में दो लोग। मुझे डरपोक कहीं की, जब देखो रोती रहती है। सावंत सर, तलाशी लो। सर, स्वामी की मिसेस लगता है भाग गई सर। उधर देखो। सर, सेल्फ ड्राइव की बुकिंग। सावंत सर, इस कार रेंटल को फोन करो और आरटीओ से इस कार को ट्रेस करो। ओके सर। योर ऑनर, पहले तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गया, तत्पश्चात मैंने दोनों बहनों के अतीत के बारे में जाना तो पता चला कि बचपन से ही प्रज्ञा की दीदी ऋचा इन पर दोष जमाया करती थी। बचपन से ही इन पर हावी थी। योर ऑनर, नर्म स्वभाव की प्रज्ञा ने मुंबई आकर अपनी दीदी ऋचा से तो पीछा छुड़ा लिया, किंतु इनकी दीदी ने जो बरसों इनके साथ गलत व्यवहार किया, जिस कारण इन पर गहरा प्रभाव पड़ा, उससे पीछा नहीं छुड़वा पाए। और यही कारण था योर ऑनर कि जब स्वामी जी ने इन पर शोषण किया, ये आत्मरक्षा नहीं कर पाई, क्योंकि योर ऑनर प्रज्ञा में कभी अपनी रक्षा करने की हिम्मत थी ही नहीं। ये तो काम ऋचा का था। और जब ये सब हुआ योर ऑनर, तब इन्हें अपनी दीदी की याद आई। ये सोच इनके मन में उठी कि काश अगर दीदी होती तो इन पर किए गए अत्याचार का वो बदला ले। और इसी सोच ने योर ऑनर, इसी सोच ने इनके अंदर ऋचा के हाव भाव डाल दिए, जिसके चलते योर ऑनर प्रज्ञा ने ऋचा बनकर वो किया जो प्रज्ञा कभी नहीं कर पाती, अपने शोषणकर्ता से बदला लिया। घबरा मत प्रज्ञा, आज तेरी बड़ी बहन तेरे खिलाफ हुए हर जुल्म का बदला लेगी उस कमीने से। अरे तुम तो बहुत मजा आता है ना लड़कियों को फायदा उठाने में। बहुत फायदा उठा लिया तूने मेरी बहन का, अब अपने पापों की सजा भुगत तू। आज के बाद से तू बिल्कुल आजाद है प्रज्ञा, बिल्कुल आजाद। जज साहब, बेहतरीन स्टोरी आज तक की मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन केरी अंकल, मुझे ये वाली स्टोरी नहीं सुननी है। मुझे ना एक राजा रानी की किंग क्वीन की स्टोरी सुननी है, वो वाली स्टोरी जिसमें किंग और क्वीन की ना एक प्रिंसेस भी होती है छोटी सी। प्लीज 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 कोई तो रिक्वेस्ट करो। जज साहब, आप भी कमाल कर रहे हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और आप इनसे कह ही नहीं रहे। मुझे वो वाली स्टोरी सुनिए, राजा रानी वाली स्टोरी। योर ऑनर, मिस कोठारे। जज साहब प्लीज बोलिए ना, इन्हें मुझे स्टोरी सुनाए प्लीज। आप लोग क्यों नहीं उनको बोलते मुझे इसी वाली स्टोरी सुनिए। केरी अंकल मिस कोठारे, स्टॉप दिस नॉनसेंस इमीडिएटली। आई विल स्टॉप, ऑफ कोर्स आई विल स्टॉप। लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है जज साहब कि इस तरह की अदाकारी जब मैं दिखाती हूँ, यानी कि मैं जब कोई बन जाती हूँ तो आपको नॉनसेंस लगता है, लेकिन वही अदाकारी जब इनकी क्लाइंट प्रज्ञा जी दिखाती है, माना कि वो बहुत बेटर एक्ट्रेस है, लेकिन जब वो यही अदाकारी दिखाती है, जब ये कुछ और बन जाती हैं, तो आप सब लोग यकीन कर लेते हैं। दिस इज नॉट डन राइट मिस्टर केरी पाठक। कम ऑन प्रज्ञा जी, परफॉर्मेंस टाइम। आइए सबको परफॉर्मेंस दिखाइए। कम ऑन, ऋचा को बुलाइए। आई वांट टू मीट ऋचा। मैंने सिर्फ फोटोग्राफ में देखा, उनको ऋचा को बुलाइए। चलिए बोलिए ना।
प्लीज कीप योर काम। ये ढोंग कर रही हैं। आपने डॉक्टर्स की रिपोर्ट पढ़ी है, आप जानती है कि उन्होंने मना किया है। नहीं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर विश्वास ही नहीं करती जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगी। मैंने देखा है इसे ऋचा बनते हुए। आपने देखा है, मैंने नहीं देखा है। जज साहब ने ये तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बोल सकता है अपने क्लाइंट को। तो सारी पुलिस, इंस्पेक्टर राठौर सारे बोल सकता है, जब तक मैं विश्वास नहीं करती, अपने आंखों से नहीं देखती, तब तक। योर ऑनर, दिस इज रिडिकुलस। तो तू मुझसे मिलना चाहती है? ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। ले, आ गई मैं हूँ ऋचा। स्टॉप एक्टिंग, ओके? चुप! मैं ऋचा हूँ। क्या प्रज्ञा की हिम्मत होती इतने साफ तरीके से बिना हकलाए बोलने की? नहीं ना, मैं ऋचा हूँ। मेरी बहन बेकसूर है। ना मेरी बहन ने हत्या की है, ना मैंने। किसने मारा ऋचा? बताती हूँ। आप लोगों की आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है वो यूं हट जाएगा। उस दिन जब मैं उस घर में गई तो मैंने देखा कि आपका सो कॉल्ड स्वामी अधमरा पड़ा था। आई तो थी तुझे धमकाने के लिए कि मेरी बहन से दूर रहना, लेकिन लगता है तूने मेरी बहन के अलावा दूसरों की भी जिंदगी बर्बाद की है। अबे हट! साले, मर तू! मर! मैंने देखा था उस खूनी को भागते हुए, प्रज्ञा ने नहीं। अगर उसने देखा होता तो कब का बता चुकी होती कि खूनी कौन है। हाँ तो बताओ ना, इनविटेशन चाहिए बताने के लिए। वहां बैठा वो आदमी। माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब। मतलब अब इनके अंदर जो इनकी बहन आई हुई थी ऋचा, वो भी कह रही है कि ऋचा भी बेकसूर है। मतलब ना प्रज्ञा, ना ऋचा बनकर प्रज्ञा, ये दोनों कह रही है कि हम दोनों तो भाई बेकसूर हैं, खूनी कोई तीसरा ही आदमी है और वो है चिन्मय। सरासर बकवास कर रही है ये लड़की। ऐसी लड़कियों को उल्टा लटका कर 3rd डिग्री देनी चाहिए। तेरी तो कौन है खूनी? कौन है खूनी? अभी बताती हूँ कौन है ऋचा, कौन है प्रज्ञा, ये भी बताती हूँ। मैं बताती हूँ। मतलब ये लड़की यहाँ पर जज साहब आपके सामने, पूरे कोर्ट के सामने मुझ पर हाथ उठा रही है और यहाँ पर केडी पाटिल ये लड़की कूद के पूरे कोर्ट को यहाँ पे मैसेकर क्रिएट कर सकती है। पागल हो गई है ये। इसके अंदर एक जानवर है, इस जानवर को सजा देनी है हमें। सॉरी सर, I'm sorry सर। मुझे नहीं पता ये सॉरी सर। Hello? Hi, Mr. Vonmer. This is Sheetal here. From my joint account in your Swiss bank. Yeah, I have the details. क्या मैडम, मुंबई से कहाँ तक भगा लाई आप हमें? हेलो सर, मैं वही ऋचा बोल रही हूँ जिसने आपको फोन किया था। ऋचा? सर एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, लेकिन जब अदालत में प्रज्ञा का सच बाहर आया, मुझे आपको कुछ बताना है। प्रज्ञा, पिछली अदालत में तुमने हमें बताया था कि तुमने मतलब ऋचा बनकर तुमने ऐसा बोला था कि जब तुम आश्रम पहुंची
तो तुमने स्वामी जी के कक्ष से चिन्मय को भागते हुए देखा। सर अगर पता होता तो मैं शुरू में ही बता दी होती। वेरी गुड मिस्टर पाठक। अब ये बात साबित करने के लिए आपको अपनी क्लाइंट के यानी प्रज्ञा के अंदर से ऋचा को बुलाना पड़ेगा। नहीं, वो इसलिए क्योंकि वहां पर प्रज्ञा तो थी नहीं, वहां पर कौन थी? ऋचा। तो आप रिक्वेस्ट कीजिए ना अपने क्लाइंट से कि ऋचा को बाहर निकाले। अब आप कैसे करेंगे? मतलब क्या बोलते हैं आप कि ऋचा कम कम बेबी कम, ऋचा कम ऑन, ऋचा कॉलिंग, हेलो हेलो ऋचा। नहीं, ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो यहाँ है नहीं अदालत में, उसे बुलाने की क्या आवश्यकता? जो है उन्हें बुलाते। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं चिन्मय जी को कटघरे में बुलाना चाहूँ। अनुमति है। चिन्मय भाई, क्या आप वहाँ कर रहे थे स्वामी जी के कक्ष के पीछे रात के 10 बजे? क्या कर रहे थे? सर, आश्रम में मेरी ड्यूटी एक माली की है, एक गार्डनर। सर, मैं बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था और सर पानी की मेन पाइप स्वामी जी के कक्ष के बाहर ही है, तो इसलिए सर मैं। क्या करते थे आप? माली? जी, गार्डनर। तो हर गार्डनर ये जानता है, हर माली ये जानता है कि इतनी रात के 10 बजे पौधों में फूलों में पानी नहीं दिया जाता। आप नहीं जानते? चलिए छोड़िए, क्या दे रहे थे आप पौधों में फूलों में? जी, उन्होंने क्या कहा अभी? पानी, H2O, आपकी भाषा में जल। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है मुझे चिन्मय भाई कि स्वामी जी ने अपने आश्रम में वो जल बचाओ अभियान चलाया था, आपको पता है ना? जल बचाओ अभियान, जिसके अंतर्गत रात के 9 बजे से लेकर सवेरे के 4 बजे तक पानी नहीं आता था। मैडम, नो जल, नो वाटर, नो पानी, नो H2O। तो फिर आप कहां से पानी ढूंढ कर लाए, कृपया बताइए। आप मुझे बताएंगे या पुलिस के रिमांड रूम में बताएंगे? कहां बताना चाहते? नहीं सर, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बताता हूँ। सच्ची बताइए। वो क्या है सर, मैं उस दिन सर एक्चुअली उस रात मैं स्वामी जी के कमरे में गया था सर, उनके बैंक लॉकर की चाबी चुराने। सर लेकिन ये सब मुझे शीतल जी के कहने पर करना पड़ा। शीतल जी कौन? हूँ शीतल जी? स्वामी सत्यानंद की पत्नी। ऑर्डर ऑर्डर। स्वामी जी की पत्नी? मर्डर से 4 दिन पहले वो मेरे पास आई थी। चिन्मय, मुझे पता है कि तुम्हें सत्या के सारे खुफिया अकाउंट्स की जानकारी है लेकिन तुम ये नहीं जानते कि उसके सारे अकाउंट्स में मैं भी पार्टनर हूँ। आप मुझसे चाहती क्या शीतल जी? बस यही कि तुम सत्या के कमरे में जाकर हमारे जॉइंट अकाउंट की चाबी चुराओ, जिसमें वो सारे पेपर्स और बॉन्ड्स रखे हुए, ताकि मैं उसके स्विस बैंक से सारे पैसे निकालूं। और हाँ, बदले में तुम्हें 10% मिलेगा। मतलब स्वामी जी से धोखा? धोखे से कमाए हुए पैसे को धोखे से लेना नहीं कहते, मौका कहते हैं, मौका। सर मैं लालच में आ गया था सर। मैं स्वामी जी के कमरे में गया वो चाबी ढूंढने, लेकिन सर बहुत ढूंढा, वो चाबी मुझे नहीं मिली। और सर मैं निकलने ही वाला था कि सर स्वामी जी के साथ प्रतीक को देखा। सर दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी सर मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। सर मैं वहां से घबराकर भाग गया और सर मैंने बाहर से अंदर देखा सर। जी, उस रात में सत्यानंद से मिलने गया था। क्यों छिपाई तुमने ये बात? क्योंकि मुझे लगा कि फिर आप सब मुझ पे ही शक करेंगे। एक तो मैं पहले से ही शॉर्ट टेम्पर्ड, ऊपर से उस रात में उस आदमी से लड़ना ही तो गया था। क्यों? प्रज्ञा के लिए सर, और क्या। मैंने बताया उसे कि मुझे उसकी ब्लैकमेलिंग के बारे में सब पता चल चुका है और उस कमीने को यह धमकी थी कि अगर उसने प्रज्ञा की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन मैंने उसे मारा नहीं सर, सिर्फ धमकी देके वहां से निकल गया। आई स्वेयर, प्रज्ञा की कसम। प्रज्ञा की कसम? प्रज्ञा की कसम? यही कसम आप रीचा पर भी खा सकते हैं। रीचा की कसम, उसी रीचा जिस रीचा से आपने मुझे फोन करवाया था अभी यहाँ अदालत में उपस्थित होने से पहले। बेचारी घबराई हुई लड़की ने मुझे फोन किया था आपके कहने पर। हेलो सर, मैं प्रतीक की कजन हूँ। उसने ही कहा था कि मैं आपको ऋचा बनकर फोन करूँ ताकि प्रज्ञा बच जाए। मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। और क्या करता सर,
प्रज्ञा को बचाने के लिए मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जानता था कि जब तक ऋचा गवाही नहीं देगी प्रज्ञा कभी भी निर्दोष साबित नहीं होगी। इसीलिए मैंने अपनी कजन से ये सब करवाया ताकि आपको ऋचा के मुंह से प्रज्ञा की बेगुनाही का सबूत मिले। नहीं, जरा कंफ्यूजिंग सा है। ऋचा के मुंह से प्रज्ञा की गवाही और वो ऋचा जो ऋचा है ही नहीं, ये नहीं करना चाहिए। ये बताओ कि फिर तुमने चिन्मय को क्यों फंसाया? क्योंकि इस कमीने पर मुझे हमेशा से शक था। स्वामी के सारे खुफिया अकाउंट की खबर भी इसे ही है। और मेन बात सर, उस रात जब मैं स्वामी के कमरे से निकला तो बाहर मैंने इस चिन्मय को एक औरत के साथ बातें करते हुए देखा। एक्सक्यूज मी प्रतीक, अब ये एक और औरत कौन है? नहीं, पहले ही हम दो को झेल रहे हैं, अब ये तीसरी औरत कौन है भाई? ये औरत सर, स्वामी सत्यानंद की बीवी शीतल। मैं उस रात चिन्मय से मिलने गई थी। मुझे लॉकर की चाबियां चाहिए थी, लेकिन जब मुझे चिन्मय ने कहा कि लॉकर की चाबियां यहाँ नहीं है, तो मैं सत्या के मरने के बाद उसके दूसरे आउट हाउस में गई, जहाँ से मुझे लॉकर की चाबियां मिली। मैं उसके लॉकर से सारे अकाउंट पेपर्स लेकर अपने लिए पैसा विड्रॉ करना चाहती थी। मैं समझा नहीं। उस रात को आप स्वामी सत्यानंद जी से, सॉरी सत्या आपके पति, उनसे मिली थी? जी नहीं, मैं तो उस दिन उनके कमरे में भी नहीं गई, चिन्मय के साथ बाहर ही खड़ी थी। और उस दिन मैंने भी इसकी तरह इस लड़की को वहां आते देखा, रिक्शा में, बिल्कुल अकेली। इसी ने मारा है मेरे पति को। बहुत सही कह रही हैं आप। ये कत्ल प्रज्ञा ने ही किया है, इसका एक और सबूत है मेरे पास। ये है ये नेल गन, कत्ल का औजार, और ये नेल गन प्रज्ञा का। फिंगरप्रिंट की ये रिपोर्ट भी है यहाँ पर। तो मेरे समझ में एक बात नहीं आती है मिस्टर केडी पाठक, ये प्रज्ञा कुछ भी बके जा रही है और आप इस बात पर नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर साहिबा बिल्कुल उचित कह रही हैं। यही है ये नेल गन, हत्या का औजार, जिस पर प्रज्ञा के ही उंगलियों के निशान हैं, किंतु योर ऑनर इनके दाहिने हाथ। साथ साथ मैंने ये भी देखा कि जब जब मैं तुमसे मिला हूं प्रज्ञा, तुमने किसी भी वस्तु को उठाने के लिए अपने दाहिने हाथ का ही उपयोग किया है। लेकिन किंतु परंतु प्रज्ञा, उस दिन जब तुमने इंस्पेक्टर राठौर को थाली खींच कर मारी थी, तब अपने दाहिने हाथ का नहीं बाएं हाथ का उपयोग किया था। और अदालत में जब तुमने जूता, याद है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा को जूता मारने का प्रयास किया था, तब भी तुमने राइट हैंड का नहीं लेफ्ट हैंड का उपयोग किया। एक मिनट, तुम जरा चुप रहना, जब तुमसे पूछा जाए तभी बोलना, समझी? मिस्टर पाठक, ये राइटी लेफ्टी ये सारी बातें करके आप क्या साबित करना चाहते हैं, जरा बताएंगे? नहीं, मैं बताने वाला था, आप जरा चुप रहिए। जब आपसे पूछा जाए आप तब बोलिए। योर ऑनर, ये चित्र है दोनों बहनों की। इससे साफ होता है कि प्रज्ञा ने अपने दाहिने हाथ में बैडमिंटन का रैकेट पकड़ा है, जबकि ऋचा ने अपने बाएं हाथ में बैडमिंटन का रैकेट पकड़ा है, जिसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि प्रज्ञा राइट हैंडेड है और ऋचा लेफ्ट हैंडेड, जिसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि इस नेल गन जो हत्या का औजार है, इस पर प्रज्ञा के दाहिने हाथ की उंगलियों के निशान पाए गए, ऋचा के बाएं हाथ का नहीं, योर ऑनर, जिसका अर्थ ये होता है कि ऋचा ने कभी इस नेल गन को छुआ ही। मिस्टर पाठक, अगेन एंड अगेन। मैंने आपसे कहा ना, आप शांत खड़े रहिए, जब पूछा जाए बोला जाए तभी बोलिए, प्लीज। मैं दलील रख रहा हूं। सॉरी योर ऑनर, जिसका अर्थ ये होता है कि इस नेल गन को कभी ऋचा ने छुआ ही नहीं, जिसका अर्थ ये होता है कि प्रज्ञा ने ऋचा बनकर जो कथन दिया है अदालत में कि उनके आने से पहले स्वामी सत्यानंद जी की हत्या हो चुकी थी, संभव है कि उस बात में सत्य हो, या फिर ये बात झूठ भी हो सकती है। I'm so sorry. With your permission, Mr. पाठक, क्या मैं अब बोल सकती हूँ? नहीं, बोलिए ना प्लीज, औरतों को बोलने से कौन रोक सकता है। थैंक यू मिस्टर पाठक। ये आप ही की थ्योरी है ना मिस्टर पाठक? प्रज्ञा राइटी है, ऋचा लेफ्टी है। इस नेल गन पर दाहिने यानी कि राइट हैंड के उंगलियों के निशान है, और इस केस में राइटी कौन है? प्रज्ञा। यानी कि इस गन पर किसके उंगलियों के निशान है? प्रज्ञा के। खून इसी गन से हुआ है, यानी कि खूनी कौन है? प्रज्ञा है। मैं बार-बार यही बात आपको समझा रही हूं। I just told you not to open your mouth. तुमने ही खून किया है, उंगलियों के निशान तुम्हारे, औजार तुम्हारा, और तुम्हारे पास मोटिव भी था। खूनी ये लड़की है। प्रज्ञा,
प्रज्ञा, मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया, मेरी बहन ने खून नहीं किया, समझ में आया? मेरी बहन बेकसूर है, उसने खून नहीं किया, मैंने भी खून नहीं किया, समझ में आया? वो बेकसूर है, वो बेकसूर है, मेरी बहन ने खून नहीं किया। पहली बार नहीं, दूसरी बार हो रहा है। इनके हाथ में चप्पल मिले या पेपर कटर, किसी से भी ये हमला करने के लिए तैयार होती है। अब तो और क्या सबूत चाहिए? अरे, कि ये खूनी है, ये किसी का भी खून कर सकती है। मैंने मारे सत्यानंद को सर, सर मैंने मारा है। आप जो कुछ कहना चाहते हैं कटघरे में आकर कहिए। मैंने प्रज्ञा के घर जाकर उसकी नेल गन चुराई और उस रात आई किल्ड। मैंने मारा और इस बात का मुझे कोई गम नहीं। मुझे फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन इस लड़की को छोड़ दो। यह अदालत मिस्टर प्रतीक झा के इकबाल जुर्म के बाद इस मुकदमे में मिस प्रज्ञा पारेख को निर्दोष मानते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करती है और मिस्टर प्रतीक झा को हिरासत में लेने का हुक्म देती है। दिस केस इज क्लोज्ड। प्रतीक ने सर, उसने ये सब मेरे लिए किया सर। अब उसका क्या होगा सर? प्रज्ञा, मुकदमा चलेगा उस पर। ये सब मेरी वजह से हो रहा है सर। सर प्लीज बचा लीजिए सर। क्या आप उसका केस ले सकते हैं सर? आई नो प्रज्ञा, लेकिन उसने अदालत में इकबाल जुर्म किया है। उसके बाद मैं डोंट वरी, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। I'll do something. तुम अकेली गई थी वहां प्रज्ञा? सच बोलो, गई थी या नहीं? ऋचा दीदी भी मेरे साथ थी। तुम भी धोखा खा गए केडी पाठक। अचानक तुम्हें क्या हो गया प्रज्ञा? मैं प्रज्ञा नहीं, ऋचा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं ऋचा दीदी बनके स्वामी जी को मार दी। क्या मिस्टर पाठक, कैसे वकील हैं आप? मेरी बेकसूर बहन को बचा नहीं सकते? प्रतीक। सर आप? इतनी रात को? मिस्टर प्रतीक, इस केस में आपका वकील कौन है? देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूं योर ऑनर। मिस्टर केडी पाठक, आप? योर ऑनर, इस केस में मैं ही प्रतीक की वकालत करूंगा। योर ऑनर, हुआ ये कि कल रात मैं प्रतीक से भेंट करने गया। इतनी रात को? हाँ, इस बात की संतुष्टि करने आया था कि वास्तव में तुमने स्वामी जी की हत्या की है। जी सर। आई एम सॉरी, मैंने आपसे बार बार झूठ बोला। नहीं, कोई बात नहीं। अब तो झूठ सुनने की आदत सी पड़ गई है। जैसे कि अभी तुम झूठ ही बोल रहे हो मुझसे। मैं समझाता हूँ कि तुम्हारे ही कथन अनुसार तुमने प्रज्ञा को बचाने को स्वामी जी की हत्या की। प्रश्न ये उठता है कि उसी हत्या के आरोप में तुमने प्रज्ञा को ही क्यों फंसाया? समझ में नहीं आ रहा है कि तुम तब झूठ बोल रहे थे मुझसे या अब झूठ बोल रहे हो मुझसे। वो इसलिए यार क्योंकि प्रतीक हत्यारा नहीं है, हत्यारा कोई और है। कौन है जी? कौन? प्रयास करूंगा मिस कुठारे केस सुनवाई के अंत तक सबको पता चल जाए। योर ऑनर, ये बात अगर प्रज्ञा या फिर ऋचा कह लीजिए वो आकर अदालत में हमें बताएं तो अच्छा रहेगा। आपकी अनुमति चाहता हूं उन्हें कटघरे में बुलाने के लिए। अनुमति है। कैसी हो प्रज्ञा? ठीक हूँ सर। ऋचा कैसी है? वो नहीं, वो तो तुम्हारे अंदर जो ऋचा है वो कैसी? I don't know. I don't know? You know, प्रज्ञा, तुम्हें पता होगा ना। तुम दोनों बहनें एक दूसरे के बारे में जानती हो सब कुछ। तभी तो प्रज्ञा को पता था कि ऋचा के हाथों से मेरे हाथ पर वो घाव लगा था। तुम्हारे केस की सुनवाई में
तभी तो प्रज्ञा ने यानी कि तुमने मेरे दफ्तर में मुझसे पूछा था कि मेरे हाथ का घाव कैसा है। अब आपका हाथ कैसा है सर? हाँ ठीक है, छोटी सी खरोंची थी। अगर तुम्हें नहीं पता कि रीचा क्या करती है तो फिर तुम्हें कैसे पता कि मेरे हाथ पर घाव लगा था? डॉक्टर ने तो कहा कि मैं बीमार हूँ। तुम बीमार नहीं, तुम बहुत बड़ी स्टार हो, बहुत बड़ी कलाकार हो। ये रीचा प्रज्ञा, प्रज्ञा रीचा, ये और कुछ नहीं, तुम्हारा अभिनय था बस। अगर यही अभिनय तुम किसी चलचित्र में करती तो तुम्हें पुरस्कार मिलता, लेकिन यहाँ अदालत में तिरस्कार मिलेगा तुम्हें। और सिर्फ तिरस्कार नहीं, जेल, कैद, उम्र कैद, शायद फांसी भी। और यही सजा है, यही दंड है जो तुम्हें मिलना चाहिए। तुम जैसी ओछी कमीनी औरत। खबरदार, अगर मेरी बहन को कुछ बोला तो। I'm sorry, तुम इस समय कौन हो, रीचा या प्रज्ञा? मैं रीचा हूँ। रीचा हो तुम, तो फिर तुमने ये गलत हाथ में क्यों पकड़ा है? मैं रीचा हूँ, समझ में आया तुझे? मैं रीचा हूँ। सब समझ में आ गया मुझे प्रज्ञा। मैं चला दूंगी, फिर पता चलेगा कि कौन क्या है। तो चलाने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। अगर तुम रीचा होती तो तुम्हें ये उस हाथ में पकड़ना चाहिए था, लेकिन तुमने इस हाथ में पकड़ा। पहले सही हाथ में पकड़ा था, इस समय गलत हाथ में पकड़ा है। नहीं, मैं समझाता हूँ, पहले ये मुझे दे दो, इसमें कुछ है ही नहीं, खाली है। एनीवे, ऐसा सुना था मैंने, किसी ने मुझसे कहा था कि घबराहट में अक्सर व्यक्ति जो है वो सीधा उल्टा, सही गलत, इसका जो अंतर है ये भूल जाता है। वही तुमने किया, पहले तुमने सही हाथ में पकड़ा था, फिर मैंने गलत बोला तो तुमने गलत हाथ में मतलब सही हाथ में ले लिया। अब ये सही गलत क्या है एग्जैक्टली, ये कृपया। सर, मैं सत्यानंद से सचमुच प्यार करने लगी थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने मेरा फिर से दिल तोड़ दिया, शादी के लिए मना कर दिया, मुझे फिर से एहसास दिला दिया कि मैं बस लोगों के इस्तेमाल करने की चीज हूं। इस्तेमाल किया और फेंक दिया, लेकिन इस बार मेरे सब्र का बांध टूट गया था। मैंने सोच लिया था कि मेरी जिंदगी में जितनी भी घटना घटी है उन सब का बदला मैं सत्यानंद से लूंगी। और मैंने अपने अतीत के हादसों और ऋचा दीदी की पर्सनालिटी को छोड़कर, आप कुछ ऐसा लग रहा होगा, डबल कहेंगे, बड़ा मजा आ रहा है ना तुझे उस कमीने के साथ जाने में, लेकिन तू आज की बात से उससे नहीं मिली और मैंने सबको धोखे में रखा। बस आज नहीं जाएगी तू। ऑर्डर ऑर्डर। सोचा कि अगर पकड़ी में जाऊंगी तो बीमार कहकर मुझे छोड़ दिया जाएगा, और वैसे ही मैंने किया। प्रज्ञा, सोचने वाली बात है कि अगर इस विश्व में हर व्यक्ति अपने तिरस्कार का बदला हत्या से ले तो क्या होगा इस विश्व का? जाल तो आपने अच्छा बना था, किंतु अपने ही जाल में फंस गई ना। तो ये हाथों की जो अदला बदली हुई, इससे प्रमाणित हो गया प्रज्ञा जी कि आप कभी ऋचा थी ही नहीं, हमेशा प्रज्ञा थी। Am I left or I'm sorry, am I right or am I right? ये अदालत मिस्टर प्रतीक झा को बाइज्जत बरी करती है और मिस प्रज्ञा पारेख को अदालत को गुमराह करने के और स्वामी सत्यानंद के कत्ल के जुर्म में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा देती है। This case is closed. Mr. Pathak, थैंक यू मिस कोठारे। वैसे एक बात कहूँ, जी।
मुझे ऐसा लगा कि आपने इस लड़की प्रज्ञा पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। नहीं नहीं नहीं, मिस कुठारे, किसी पर विश्वास करना गलत नहीं होता। विश्वास के बलबूते पर ही तो ये विश्व कायम है। गलत अगर कुछ है तो किसी को झूठा विश्वास दिलाना, और प्रज्ञा को उसके किए का दंड मिल गया। एक बात मानेंगे? क्या? ये केस तो मैं जीत गई। जहां से मैं खड़ा हूं मिस कुठारे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज न्याय जीत गया, और न्याय के साथ विश्व के हर अदालत में इन वस्त्रों में खड़ा हर व्यक्ति जीत गया। हाँ, इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो आप भी जीत गई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.